अक्सर जब इतिहास की बात होती है तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी पूरी तरह से बनकर तैयार इमारत को देख रहे हों। मतलब सब कुछ तारीखों और तथ्यों में बिल्कुल स्पष्ट। हाँ, जैसे गणित के किसी सवाल का सीधा सा जवाब हो। यहाँ युद्ध हुआ, वहाँ राजा ने महल बनवाया और बात खत्म। बिल्कुल। हम अक्सर मान लेते हैं कि बस जो किताबों में छप गया वही अंतिम सत्य है। एक बहुत ही ब्लैक एंड वाइट नजरिया बन जाता है। सही कहा। लेकिन जब हम पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो तैयार इमारत अचानक एक कंस्ट्रक्शन साइट बन जाती है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी कंस्ट्रक्शन साइट में गहराई से खुदाई करने वाले हैं। आज का हमारा मिशन है राजस्थान के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्खनन पंजिका यानी आर्कियोलॉजिकल लेजर को डिकोड करना। बिल्कुल। और जो लोग इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं या जो किसी परीक्षा जैसे रीट या स्कूल शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह चर्चा एक मास्टर क्लास की तरह होने वाली है। एकदम सही। हम इसे एक क्लासरूम लेक्चर की तरह ही रखेंगे, आसान उदाहरणों के साथ, विषयवार शीर्षकों के साथ, और हाँ, हर महत्वपूर्ण हिस्से के बाद हम कुछ शॉर्ट रिवीजन पॉइंट्स भी बनाएंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इतिहास सिर्फ रटी रटाई तारीखें नहीं है। ये समझना है कि कोई सभ्यता आखिर कैसे और क्यों विकसित हुई, उसने अपने भूगोल के साथ कैसे तालमेल बिठाया, और जब भूगोल बदला तो वो सभ्यता कैसे बिखर गई। हम पाषाण काल से लेकर जनपदों के उदय तक का सफर तय करेंगे। एक ऐसा सफर जहां तपते रेगिस्तान के नीचे समंदर मिलेगा। हाँ, और हजारों साल पुराने पत्थरों के बीच हमें ब्रेन सर्जरी की कहानियां भी मिलेंगी। ये मानव के सर्वाइवल की एक बेहतरीन कहानी है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, पहचान का विकास और प्राचीन भौगोलिक शब्दावली। किसी भी जगह की कहानी जानने से पहले उसका नाम जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि आज जिसे हम राजस्थान कहते हैं, क्या ये नाम हमेशा से था? बिल्कुल नहीं। राजस्थान नाम तो बहुत बाद की पैदाइश है। अगर हम आधुनिक इतिहास को देखें तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम के एक आयरिश मिलिट्री कमांडर ने सबसे पहले इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया था। अच्छा, 1800 ईस्वी में राजपूताना। फिर उसके बाद 1829 में कर्नल जेम्स टॉड आए। उन्होंने अपनी मशहूर किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसे रायथान या राजस्थान कहा। रायथान मतलब राजाओं का स्थान है ना? एकदम सही। उनका यही मानना था। और फिर जब भारत आजाद हुआ तो 30 मार्च 1949 को एकीकरण के बाद सर्वसम्मति से राजस्थान नाम को आधिकारिक स्वीकृति मिली। ये तो ऐसा हो गया जैसे बचपन के अलग अलग निकनेम होते हैं और जब बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाता है तो दस्तावेजों में एक ऑफिशियल नाम दर्ज हो जाता है। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन एक बात बताइए, ब्रिटिश काल से पहले क्या, जब जॉर्ज थॉमस या कर्नल टॉड यहाँ नहीं थे, तब यहाँ रहने वाले लोग इसे क्या कहते थे? तब इसका कोई एक नाम नहीं था। प्राचीन काल में इस पूरे क्षेत्र के नाम बहुत ही स्थानीय और भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित थे। मतलब प्रकृति के हिसाब से? हाँ, लोग अपनी पहचान अपने आसपास के पर्यावरण से तय करते थे। जैसे ऋग्वैदिक काल में मरु या धन्व शब्द का जिक्र आता है। मरु यानी मरुस्थल। यही क्षेत्र बाद में बिगड़कर मारवाड़ बन गया। अच्छा, यानी भूगोल ही नाम तय कर रहा था। बिल्कुल। एक और उदाहरण देखिए, जांगल देश। ये आज के बीकानेर और नागौर का इलाका था। जंगल शब्द सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई हरा भरा घना जंगल रहा होगा। यही तो दिलचस्प बात है। प्राचीन संस्कृतियों में जंगल का मतलब था एक ऐसा क्षेत्र जहां पानी कम हो और शमी या कैर जैसे कंटीले पेड़ पाए जाते हों। उन्होंने अपनी रूखी और कंटीली वनस्पति के आधार पर पहचान बनाई। क्या बात है। और बाकी क्षेत्रों का क्या? इसी तरह जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है उसे मत्स्य देश कहा गया, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। और मथुरा से सटा हुआ भरतपुर, धौलपुर, करौली का इलाका शूरसेन कहलाया। इसके अलावा मैंने कुछ और भी बहुत दिलचस्प नाम सुने, जैसे कांठल और छप्पन का मैदान। इनके पीछे क्या तर्क था? कांठल शब्द कंठ या किनारे से बना है। आज का जो प्रतापगढ़ जिला है वो माही नदी के किनारे बसा है, इसलिए माही नदी के तटवर्ती इलाके को कांठल कहा गया। लॉजिकल है। और छप्पन का मैदान? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का एक बहुत उपजाऊ समूह था, जिसे छप्पन का मैदान नाम मिला। अच्छा, 56 गांवों के कारण? हाँ,
और उदयपुर की चारों तरफ जो तश्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उन्हें गिरवा कहा गया। वहीं भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया तक का जो उठा हुआ पठारी भाग है वो ऊपरमाल कहलाया। इसके अलावा जैसलमेर को मांड और हाड़ौती शेखावाटी जैसे कई और क्षेत्र थे। तो अगर हम यहाँ पर अपना पहला शॉर्ट रिवीजन पॉइंट बनाएं, 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना कहा, 1829 में टॉड ने राजस्थान कहा, 1949 में आधिकारिक एकीकरण हुआ। बिल्कुल। और प्राचीन नामों में जांगल मतलब बीकानेर का कंटीला क्षेत्र और मत्स्य मतलब विराटनगर। माही नदी का किनारा कांठल बन गया। एकदम सही समेटा आपने। ये उस समय के लोगों की भौगोलिक समझ का बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, इतिहास का काल विभाजन और प्रागैतिहासिक राजस्थान। भूगोल की बात हो ही रही है तो समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। हाँ, ये जानना बहुत रोचक है कि इंसानों ने यहाँ रहना कब शुरू किया। बिल्कुल। तो इन क्षेत्रों में इंसान कब से रह रहा है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास को 3 युगों में बांटना होगा। पहला है प्राकयुग यानी प्री हिस्टोरिक। प्राकयुग मतलब जब कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। हाँ, इंसान लिखना नहीं जानता था। पाषाण काल यानी पत्थरों का युग इसी में आता है। दूसरा है आद्य युग या प्रोटो हिस्टोरिक। आद्य युग में क्या फर्क था? यहाँ इंसान ने लिखना तो सीख लिया, लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन वो लिपि इतनी गूढ़ है कि हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता या ताम्रयुग। अरे ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे किसी ने एक बेहद अहम फाइल बनाई लेकिन उसमें ऐसा पासवर्ड लगा दिया जिसे आज का कोई भी सुपर कंप्यूटर क्रैक ही नहीं कर पा रहा है। बहुत ही बढ़िया तुलना है। और अंत में आता है तीसरा युग, ऐतिहासिक युग। ये लगभग 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है, महाजनपदों के समय से। मतलब जहां से हमें स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम आसानी से पढ़ सकते हैं। एकदम सही। लेकिन इन युगों से भी ज्यादा हैरान करने वाला है यहाँ का भौगोलिक बदलाव। हाँ, एक सवाल जो हमेशा मेरे दिमाग में खटकता है। आज तो हम राजस्थान को एक सूखे रेतीले प्रदेश के रूप में देखते हैं। क्या प्राकयुग का वो आदि मानव चिलचिलाती धूप और रेत के बीच रहता था? पानी कहाँ से पीता था? यही इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आज जहां मीलों तक सूखा रेगिस्तान है, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व वहां समुद्र हुआ करता था। 1 मिनट, राजस्थान में समुद्र? बिल्कुल। ये कोई अब कहानी है या इसका कोई ठोस आधार है? यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। वहां सरस्वती और दृष्टवती जैसी विशाल नदियां बहा करती थीं। नदी घाटियों में मीठा पानी था, कंद मूल और फल आसानी से मिलते थे, पशुओं की सुलभता थी। इसी ने इसे मानव सभ्यता का जन्म स्थान बनाया। कमाल है। आज का सूखा रेगिस्तान कभी समुद्र और नदियों का घर था। तो हमें उस आदि मानव के होने का पहला सबूत कब मिला? पत्थरों वाले पाषाण काल का कोई साक्ष्य? ये खोज 1870 ईस्वी में हुई थी। C.A. हैकेट नाम के एक विद्वान ने जयपुर और इंद्रगढ़ के पास खुदाई में पहला हस्त कुठार यानी हैंड एक्स खोज निकाला। एक हाथ की कुल्हाड़ी? हाँ, ये क्वार्ट्जाइट पत्थर की बनी थी और ये पूर्व पाषाण काल का पहला उपकरण था। 1870 में हैकेट की ये खोज, क्या हम इसे राजस्थान के इतिहास का यूरेका पल मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि उसी ने साबित किया कि यहाँ इंसान का वजूद कितना पुराना है। लेकिन तकनीक तो बदलती रही होगी ना? हाँ, समय के साथ उपकरण बड़े पत्थरों से छोटे होते गए। मध्य पाषाण काल आते आते एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इंसान ने माइक्रोलिथ यानी लघु उपकरण बनाने शुरू कर दिए। माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थर? हाँ, ये जैस्पर और चर्ट जैसे पत्थरों से बने बहुत छोटे और नुकीले औजार थे, जैसे ब्लेड या पॉइंटर। लूनी घाटी और चित्तौड़ के इलाकों में ये प्रचुर मात्रा में मिले हैं। मैं यहाँ थोड़ा रुककर समझना चाहूंगा। एक तरफ तो बड़ी कुल्हाड़ी है और दूसरी तरफ छोटे माइक्रोलिथ औजार। बड़े पत्थर से तो ज्यादा चोट लगनी चाहिए, फिर छोटे औजारों को विकास क्यों माना जाता है? क्योंकि छोटा होना यहाँ कमजोरी नहीं, सटीकता की निशानी है। भारी पत्थर को फेंकना मुश्किल था, लेकिन जब उन्होंने छोटे और नुकीले पत्थर बनाए तो उन्हें लकड़ी में बांधकर भाला या तीर बना लिया। अब वे दूर से तेजी और सटीकता के साथ शिकार कर सकते थे। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले के जमाने में कंप्यूटर एक पूरे कमरे के बराबर होते थे और आज हमारे हाथ में छोटा सा स्मार्टफोन है जो उससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। बहुत खूब। तकनीक हमेशा छोटे और ज्यादा प्रभावी होने की तरफ बढ़ती है। और इसके बाद जब नवपाषाण काल आया तो कृषि के संकेत मिलने लगे। हमें हसिया जैसे उपकरण मिले। तो अगर हम दूसरे हिस्से का शॉर्ट रिवीजन पॉइंट बनाएं, प्राकयुग मतलब बिना लिपि का समय, आद्युग मतलब अपठनीय लिपि,
और ऐतिहासिक युग, जहां पठनीय लिपि मिली। 1870 में हैकेट को पहली कुल्हाड़ी मिली। एकदम परफेक्ट। अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, धातु क्रांति और प्रमुख सभ्यताओं की पंजिका। पत्थरों के बाद इंसानों ने धातुओं की खोज की होगी, जिससे जीवन में एक बड़ी धातु क्रांति आई। बिल्कुल। इंसान ने एक जगह बसकर खेती करना शुरू किया तो उसे मजबूत औजारों की जरूरत पड़ी। गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ और गिलूंड मुख्य केंद्र बनकर उभरे। ये ताम्र और कांस्य काल था। पत्थर से तांबा और कांसा। लेकिन असली बदलाव तो लौह काल में आया होगा। हाँ, लोहे ने हथियारों और कृषि में युगांतकारी परिवर्तन कर दिया। भरतपुर के 9, जोधपुर और सुनारी में लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियां मिली हैं। जब मैं लोहे की बात पढ़ रहा था तो एक नाम ने मेरा खास ध्यान खींचा, टोंक जिले का रैड। मैंने पढ़ा कि इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। ये टाटानगर वाला उपनाम क्यों? क्योंकि रैड में खुदाई के दौरान लोहे के उपकरणों और सामग्री का इतना बड़ा भंडार मिला कि इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाने लगा। लोहे की प्रचुरता के कारण ही ये नाम पड़ा। लोहे ने कृषि को कैसे बदला? मजबूत हल बनने लगे, इससे गहरी जुताई संभव हुई, कृषि आसान हो गई और इसी से स्थायी बस्तियों और जनपदों का उदय संभव हो पाया। इसी के परिणाम स्वरूप 600 ईसा पूर्व के आसपास स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति यानी PGW सामने आई। अच्छा, तो अगर हम इन सभ्यताओं की एक समरी टेबल या नैदानिक पंजिका बनाएं, तो ये किसी भी परीक्षार्थी के लिए एक चीट शीट की तरह काम करेगी? बिल्कुल। आइए इस चीट शीट को देखते हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, इसे अमलानंद घोष ने खोजा, यह कांस्ययुगीन है। आहड़ आयर नदी के किनारे A.K. व्यास द्वारा खोजा गया, यह ताम्रयुगीन है। हाँ, और गिलूंड बनास नदी पर बीबी लाल ने खोजा, ये भी ताम्रयुगीन है। बागौर कोठारी नदी पर VN मिश्र द्वारा खोजा गया, यह मध्य पाषाण काल का है, जहां कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य और तांबे की सुई मिली। और अंत में गणेश्वर, जो कांतली नदी पर है, RC अग्रवाल ने खोजा और यहाँ 99% शुद्ध तांबा मिला। एकदम सही। इस टेबल से बहुत से सवाल बनते हैं। तो शॉर्ट रिवीजन पॉइंट यही है, रैड मतलब टाटानगर लोहे के लिए, कालीबंगा कांस्य के लिए और आहड़ व गणेश्वर ताम्र युग के लिए। बिल्कुल। अब चलिए हमारे चौथे टॉपिक की तरफ, इन प्रमुख शहरों यानी कालीबंगा, आहड़, गिलूंड और गणेश्वर का विस्तृत अध्ययन। हम इन शहरों के अंदर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा की, जिसका अर्थ है काली चूड़ियां, और यह 6000 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। हाँ, यहाँ खुदाई में हमें 2 अलग-अलग स्तर मिलते हैं। एक हड़प्पा स्तर, जहाँ से कच्ची ईंटों के मकान, खिलौना बैलगाड़ी और शवाधान यानी कब्रिस्तान मिले हैं। और दूसरा स्तर? दूसरा है प्राक हड़प्पा स्तर। यहाँ से एक ही खेत में 2 फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं, और तो और भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। एक खेत में 2 फसलें हजारों साल पहले, ये तो सच में अद्भुत है। लेकिन कालीबंगा के बारे में एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वो है एक खोपड़ी की खोज। एक ऐसी खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए थे। हाँ, वो एक बच्चे की खोपड़ी थी। उन छेदों को देखकर विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मस्तिष्क शोध यानी हाइड्रोसिफिलिस नाम की बीमारी के इलाज का प्रमाण है। मतलब हजारों साल पहले ब्रेन सर्जरी जैसी कोई उन्नत चिकित्सा प्रणाली मौजूद थी। ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। यही तो पुरातत्व का जादू है। यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। अब अगर हम आहड़ संस्कृति की तरफ चलें। आहड़ को ताम्रवती नगरी और धूलकोट भी कहा जाता था। यहाँ के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, लाल और काले बर्तन बनाते थे और कपड़ों पर छपाई के ठप्पे भी मिले हैं। आहड़ के बारे में एक बात बहुत रहस्यमयी है, वे मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे, ऐसा क्यों? मृतकों के साथ आभूषण दफनाना उनके दार्शनिक विकास को दर्शाता है। इसका सीधा अर्थ है कि वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मतलब उन्हें लगता था कि अगले जन्म में भी इन गहनों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और इसी बनास संस्कृति का हिस्सा था गिलूंड। लेकिन गिलूंड आहड़ से थोड़ा अलग था। कैसे? आहड़ में कच्ची ईंटें थी, जबकि गिलूंड में पक्की ईंटों का प्रचुर उपयोग होता था। वास्तुकला में एक बड़ा अंतर था। वहां से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन और हाथी दांत की चूड़ियां भी मिली हैं। और समृद्धि की बात हो रही है तो सीकर के नीम का थाना स्थित गणेश्वर की बात करते हैं। इसे तो भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, और ये उपाधि बिल्कुल सही है।
गणेश्वर की सबसे बड़ी खासियत है वहां मिलने वाला 99% शुद्ध तांबा। 99%? जी आज भी ये हासिल करना मुश्किल होता है? हाँ, यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी विशाल सभ्यताओं को तांबा निर्यात किया जाता था। वहाँ से कृपुष्वर्णी मृद पात्र मिले हैं जो काले व नीले रंग से सजे होते थे। यानी गणेश्वर उस समय का प्राचीन भारत का एक तरह से सप्लाई हब या मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल था। एकदम सही। तो यहाँ का शॉर्ट रिवीजन पॉइंट: कालीबंगा मतलब भूकंप, 2 फसलें और खोपड़ी की सर्जरी। आहड़ मतलब धूलकोट और कच्ची ईंटें, गिलूंड में पक्की ईंटें। और गणेश्वर मतलब शुद्ध तांबा और ताम्र सभ्यताओं की जननी। बेहतरीन। अब आते हैं हमारे 5वें टॉपिक पर, व्यापार, धर्म और मरुस्थल की जीवन रेखाएं। इन सभ्यताओं के लोग केवल अपने तक सीमित नहीं थे, है ना? वे व्यापार करते थे। बिल्कुल। जालोर जिले के भीनमाल को ही लीजिए। इसका प्राचीन नाम श्रीमाल था। वहां से रोमन एम्फोरा यानी सुरापात्र और यूनानी सुराही मिली हैं। एक मिनट, भीनमाल में रोमन सुरापात्र का मिलना, हाँ, क्या ये साबित करता है कि राजस्थान उस समय एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा था? हाँ, ये विदेशी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। और सिर्फ व्यापारी नहीं, धर्म के साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे जयपुर का बैराठ? बिल्कुल, बैराठ जो प्राचीन मत्स्य जनपद का हिस्सा था, वहां की बीजक पहाड़ी से गोल मंदिर, अशोक का स्तंभ और भब्रू अभिलेख मिला है। ये बौद्ध धर्म और मौर्यकालीन प्रमाण को स्पष्ट करता है। इसके अलावा मैंने सुना है ईसवाल और बालाथल के बारे में भी। उदयपुर के पास ईसवाल में एक समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं और बालाथल से ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति मिली है जिसका संपर्क हड़प्पा से था। ये सब नदियां ही तो मुमकिन बना दी थी। हाँ, राजस्थान का इतिहास रेत का नहीं, नदी घाटियों का है। जल स्रोत ही हमेशा से अर्थव्यवस्था और बस्तियों का केंद्र रहे हैं। घग्गर या सरस्वती नदी ने कालीबंगा को जीवन दिया, बनास और बेड़च ने आहड़ व गिलूंड को, कांतली ने गणेश्वर को और कोठारी ने बागोर को। लूनी व चंबल नदियों के किनारे पाषाणकालीन संस्कृतियां पनपी। बिल्कुल। तो रिवीजन पॉइंट: भीनमाल मतलब रोमन व्यापार, बैराठ मतलब अशोक का भाब्रू अभिलेख, और नदियां ही सभ्यताओं की असल जन्मदात्री थीं। एकदम सही। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, महाकाव्य काल से ऐतिहासिक युग का उदय। पुरातात्विक साक्ष्यों से आगे बढ़ते हुए अब हम उस दौर में प्रवेश करते हैं जिसका वर्णन हमारे महाकाव्यों में है, रामायण और महाभारत में। हाँ, रामायण का एक संदर्भ बहुत ही रोचक है। कथा है कि जब भगवान राम को लंका जाने के लिए समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की दिशा में फेंक दिया और उससे समुद्र के स्थान पर मरुस्थल बन गया। हाँ, यह सिद्ध करता है कि वाल्मीकि इस भूगोल से गहराई से परिचित थे। उन्हें पता था कि वहां कभी समुद्र था। भले ही विज्ञान से अलग तरह से देखे, लेकिन ये कहानी बताती है कि प्राचीन साहित्यकारों को यहाँ के भौगोलिक बदलावों की गहरी जानकारी थी। समुद्र से रेगिस्तान बनने की बात उन्हें बता थी। बिल्कुल। महाभारत में भी ऐसी ही संदर्भ है। बीकानेर का जंगल देश कौरव पांडव राज्य के अधीन माना गया था। और पांडवों का वनवास? हाँ, पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में बिताया था, वही विराटनगर। लेकिन इन महाकाव्यों के बाद इतिहास में एक गैप सा आ जाता है। महाभारत युद्ध से लेकर बुद्ध के समय तक के काल को अंधकारमय काल या डार्क एज क्यों कहा जाता है? अंधकारमय काल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां जीवन नहीं था, बल्कि उस कालखंड के पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, मतलब सबूत नहीं है, लोग तो थे। हाँ, और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से यानी बुद्ध के समय से प्रामाणिक जानकारी मिलनी शुरू होती है। यहीं से जनपदों का उदय हुआ। एक छोटे कबीले से बड़े राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और साम्राज्य विस्तार के लिए जनपदों में संघर्ष शुरू हुआ। यहीं से स्पष्ट राजनीतिक इतिहास शुरू होता है। बिल्कुल। तो हमारा आखिरी रिवीजन पॉइंट, रामायण काल हमें समुद्र से मरुस्थल बनने का संदर्भ देता है। महाभारत काल विराटनगर में पांडवों के अज्ञातवास की बात करता है और 6ठी सदी ईसा पूर्व में जनपदों का उदय होता है। इस 15 स्लाइड के उत्खनन पंजिका के सफर को अगर मैं संक्षेप में समेटूं तो एक साधारण पाषाण उपकरण से कहानी शुरू होकर तांबे की फैक्ट्रियों, विदेशी व्यापार, ब्रेन सर्जरी और जनपदों के निर्माण तक पहुंचती है। सच में राजस्थान का इतिहास अत्यंत समृद्ध है। परीक्षा के नजरिए से यह एक संपूर्ण पैकेज है। लेकिन इन सब उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। वो क्या?
हमने देखा कि सरस्वती जैसी महान नदियों के सूखने से कैसे पूरी सभ्यताएं विलुप्त हो गई या उन्हें पलायन करना पड़ा। हाँ, ये एक बहुत ही कड़वा सच है और ये आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। आज के दौर में जब जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है, तो क्या हमारी आधुनिक सभ्यताएं उन प्राचीन सभ्यताओं के इस कड़वे सच से कोई सबक ले रही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर प्रकृति ने फिर करवट ली, तो क्या हमारे आज के शहर भविष्य की किसी उत्खनन पंजिका का हिस्सा बनने से बच पाएंगे? क्या हम भी सिर्फ मिट्टी के नीचे दबे साक्ष्य बनकर रह जाएंगे? ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार है। इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, ये भविष्य की चेतावनी भी है। और इसी विचार पर मंथन करने के लिए हम आप सभी को छोड़ जाते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रकृति और इतिहास दोनों का सम्मान करें।